Here now. It's flooding everywhere. It's flooding. दोस्तों आज है 21 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। इसी के साथ में यहाँ पर करंट और स्टैटिक का बहुत ही शानदार मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा और आर्टिकल के एंड में आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको अटेम्प्ट कर कर आप लोगों को पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल को सुना है, यानी कि टकटकी लगाकर सुना है या फिर आप लोग टाइम पास कर रहे थे, तो ये भी आप लोगों को पता चल पाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को इसको एंजॉय करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूंगा। पूरी वीडियो को इतने अच्छे से आप लोगों को सुनना है ताकि जब वीडियो कंप्लीट हो जाए आप लोग आंख बंद कर कर अगर 2 मिनट के लिए वीडियो को रिकॉल भी करने बैठो तो पूरी वीडियो आप लोगों के माइंड में रिकॉल हो जाए, तभी पढ़ने का मतलब है, तभी आप लोग उसको लंबे समय तक याद भी रख पाओगे, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। और एक काम और करना है कि आज जैसे कि अभी आप लोगों का दिन स्टार्ट हो रहा है, अगर मॉर्निंग में आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्या करना है, अपने पूरे दिन का शेड्यूल लिखना है कि आप लोग पूरे दिन क्या करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों के पास में गूगल मैप होता है, अगर आप लोग अपने गूगल मैप को इस्तेमाल करोगे तो सही डायरेक्शन में चलते चले जाओगे कि हाँ ये है डेस्टिनेशन। अगर गूगल मैप ही नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर घुसोगे और सही जगह सही टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। तो जब कुछ लिख लेते हो कि पूरे दिन में ये करना है तो वो गूगल मैप का काम करता है। और अगर पब्लिकली आप लोग लिख लोगे, वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि हाँ ये करना है, तो आप लोगों का दायित्व बन जाएगा कि हाँ यार हम लोगों ने वहां पे लिखा था और इस तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है। और फिर क्या करना है, लास्ट डे में जो आप लोगों ने अचीव किया है, जो भी आप लोगों ने पूरा दिन यूटिलाइज किया है, उसके बारे में लिखिएगा। इससे क्या होगा, इससे आप लोग अपने अंदर झांक पाओगे कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो या फिर टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। ये 2 प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली, एक तो डेली अपने शेड्यूल को बनाना कि क्या क्या आप लोगों को करना है, और दूसरा कि लास्ट डे क्या किया है, तो भाई साहब आपकी जो लाइफ है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इसको प्रैक्टिस को स्टार्ट करोगे, जो नहीं कर रहा है, तो आप लोग खुद देखना आप लोग की लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। देखिए यार, उन्होंने कहते हैं कि एक तरीके से अगर आप लोग 24 घंटे कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे आप लोग उससे बाहर निकलोगे तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। बात की जा रही है कि आप अगर छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझोगे तो एक बड़ी लड़ाई जो आप लोग लड़ने वाले हो अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, तो आप लोग उसके योग्य ही नहीं रह जाओगे, इतनी एनर्जी आप लोग की उसमें चूस जाएगी। रीजन क्या है, आप लोगों को मॉर्निंग में टाइम पे उठना था, टाइम पर उठे ही नहीं, दिक्कत हो गई। आप लोगों को एक्सरसाइज करने जाना था, एक्सरसाइज की नहीं, दिक्कत हो गई। आप लोगों को किसी के साथ मिलने जाना था और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो नहीं कर पाए, दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि आप लोग टाइम को ढंग से फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप लोग अपने दिन को स्टार्ट करते हैं उससे पता चलता है कि कैसा आप लोगों का दिन आगे जाने वाला है। हफर थफर में उठे, अरे यार अलार्म, अरे लेट हो गया, रो क्या हो गया यार, ऐसा लगता है कि जिंदगी इधर की उधर होगी। तो इसका मतलब यह कि इसका कि आप लोग किसी भी तरफ से शेड्यूल नहीं है अपनी जिंदगी को लेकर। अगर आप लोग शेड्यूल ही नहीं है तो आगे का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, तो पूरे दिन में बिल्कुल कीचड़ होने वाला है और वो कीचड़ शाम को साफ करते करते सर में दर्द होकर फिर सो जाओगे, फिर अगले दिन उठ जाओगे। ऐसी जिंदगी अगर जी रहे हो ना, बहुत ही एक तरीके से अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, हेल्थ भी बर्बाद कर रहे हो। वरना मॉर्निंग में जिस टाइम उठते हो, उठ के सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले उठ के जो है 2 काम में से एक काम कर सकते हो। तो उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर बनाओ, जो कि सबसे जरूरी है। जितना अच्छे से आप लोग अपना बिस्तर बनाते हो उससे ये पता चलता है कि आप लोग की लाइफ की हैबिट कैसी है, कितने अच्छे से आप लोग काम को करते हो। फिर अपना पानी पियो गुनगुना, या फिर जैसा भी आप लोगों को लगे, नींबू शहद डालकर, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में दिन को आगे लेकर चलो, यानी कि एक रिलैक्स्ड वे में आगे उठना है, अपने बारे में सोचते हुए कि हाँ यार आज का दिन बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज करना है। अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखना, आप लोग खुद समझ जाओगे मेरा यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है। तो ये ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन से आंसर देता है। बात की जा रही है मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में, 1961 की है। ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, यानी कि आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, ओजोन लेयर या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन। ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, कई सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर कहाँ होते हैं। देखिए आंसर वैसे तो बच्चे वीडियो के नीचे दे ही देते हैं, पर लेकिन इसी के साथ में जो पीडीएफ होती है ना, उसके अंदर भी आप लोगों को आंसर मिल जाते हैं। पीडीएफ आप लोग कहाँ मिलती है, वो टेलीग्राम पर मिल जाती है। 1,62,000 या 63,000 के करीब बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। डेली पीडीएफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग भी इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो 2 क्वेश्चन देता हूँ आंसर राइटिंग के लिए, वो आप लोगों को पता है यहाँ पर मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलर अपने आंसर लिखते हैं, आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर आप लोग भी यहाँ पर अपने जो है आंसर पोस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे का आंसर आप लोग एनालिसिस कर पाएंगे। इसी के साथ में एक ग्रुप यहाँ पर है जो कि SLV पीडिया के नाम से है। SLV पीडिया के नाम से यहाँ पर
बहुत सारे नोट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर हिंदी में भी टॉपिक प्रोवाइड करा दिया करो, तो रेगुलरली यहाँ पर एक टॉपिक जैसे कि यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को मिलता है, हिंदी और इंग्लिश में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जो कोटेशन क्वेश्चन वगैरह मैं डिस्कस करता हूँ वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ 40,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें यार आप लोगों के लिए है, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से अपने आंसर आप लोग दिया कीजिए। और ठीक है, तो ये इसके बारे में, तो क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन यहाँ पर सही आंसर इसका देता है। कोटेशन आप लोग की ये गरीबी के बारे में बातें कर रही है, बोल रही है पोवर्टी इज लाइक ए पनिशमेंट फॉर द क्राइम यू डिडंट कमिट, यानी कि आप लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया, आप लोग गरीब हैं, तो आप लोगों को वैसे ही पनिशमेंट मिल गया, अच्छी हेल्थ नहीं मिलेगी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, बहुत सारे इशू देखने को मिलेंगे, तो ऐसे कई सारे मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो गरीबी जो है वो एक काफी एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को बर्बाद कर देती है, तो इसके ऊपर आज की डेट में कम से कम इंसान का गरीब होना सही है, पैदा हो गया पर लेकिन मर भी गरीब गया तो ये गलत बात है। तो जिंदगी में कम से कम इतना काम जरूर करो कि आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सको। ठीक है, तो एली जो खामरोव के द्वारा ये बात बोली गई और जो अपने आप में ट्रू भी है। आप लोग की क्या रहे इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला जो गोल है वो नो पोवर्टी बोला गया, क्योंकि पोवर्टी अगर नहीं रहेगी सोसाइटी में तो भुखमरी नहीं रहेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छी एजुकेशन रहेगी, तो ये सारी चीजें अच्छी मिलेगी। तो इसके बारे में आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर रहे होंगे। तो ये है बेसिक चीजें। आइए अब आर्टिकल देखें काफी डिटेल में, कोई भी डाउट हो तो पूछेगा जरूर, ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। ओके, और अच्छे से समझ के चलना है एक एक पॉइंट को। इसी के साथ में जो स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों को मैंने दिखाई है वो यूरोप की कंडीशन से है। यूरोप को अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये यूरोप के जो देश हैं आज की डेट में एक ऐसी हीट, एक ऐसी यानी कहते झुलसाने वाली गर्मी आज फील की डेट में फील कर रहे हैं कि नॉर्मली देखा जाए तो ये जो देश हैं, जैसे आप लोगों को इक्वेटर देखने को मिल रहा है, तो ये टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं और यहाँ पर भी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ना कि 40 डिग्री के करीब यहाँ पर टेम्परेचर हो जाना, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का एक ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी यहाँ पर कुछ ऐसी जो पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी जो वीडियोज वायरल हो रही थी कि यहाँ पर जो सड़कें हैं, सड़कें आप लोगों को पता है तारकोल से बनाई जाती हैं, तो 40 से 50 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है तो उनका तारकोल जो है वो पिघलने लगे वहां पर, और वो भी काली काली यहाँ पर एक तरीके से नहीं सामने निकल कर आने लगे तारकोल, वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। हीट अलर्ट यहाँ पर इशू कर दिया गया है एक्सट्रीम हीट कंडीशन की वजह से। ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यूरोप के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में अगर चीजें होती हैं समझ में आता है, क्योंकि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, हम लोग इक्वेटर के पास में रहते हैं, पर लेकिन अगर इस रीजन में ऐसी सिचुएशन होने लगी तो इसको कहते हैं एक तरीके से ऊपर वाले की मार नॉर्मल भाषा में, और वैसे कहते हैं इसको एक तरीके से कि इन्वायरमेंट की मार, क्लाइमेट चेंज जिसको आप लोग बोलते हैं। क्योंकि आज की डेट में जिस लार्ज स्केल पर हम लोग ईंधन का दोहन कर रहे हैं, उसमें चाहे पेट्रोल कर लो, चाहे डीजल कर लो, चाहे मिट्टी का तेल कर लो, चाहे कोयला कर लो, ये सारी चीजें ग्रीन हाउस गैस जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है इसकी वजह से क्या होता जा रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, और ये जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा होता जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, अगर यूएस से ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है तो उसका इंपैक्ट कनाडा पर भी पड़ेगा, मैक्सिको पर भी पड़ेगा, यानी कि यहां पर हम लोग को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप लोग यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते एक देश की प्रॉब्लम है, बोल दे पाकिस्तान नहीं हम नहीं इसको देखेंगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते पूरे यूरोप में अभी यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा एक तरीके से परेशान है और कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये इंसानों की बदतमीजी है। और इवन जो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है उनके द्वारा तो यहाँ तक बोल दिया गया कि आप लोग खुद अपनी चिता पर बैठकर आग लगा रहे हो। ठीक है, एक मुझे शेर याद आ गया, मैंने शायद 5वीं क्लास में आई थिंक मैंने जो भाषण दिया था बड़े ही अटपटे से भाषण हुआ करते थे उस टाइम पर तो पाकिस्तान के बारे में था। ठीक है, डायलॉग था कि जो आज हमारे अमनो शांति की उड़ा रहे हैं खिल्ली, अरे जो आज हमारे अमनो शांति की उड़ा रहे हैं खिल्ली, उन्हें क्या पता वो बारूद के ढेर पर बैठकर जला रहे हैं तिल्ली तो कई सारे स्पीच में दिया करता था उस टाइम पर, जो स्कूल में हुआ करते थे, तो वहाँ पे कई सारे डायलॉग थे, मेरे मैक्सिमम जो डायलॉग थे वो इंस्पायर हुआ करते थे कुछ इस तरीके से, नहीं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में कुछ बोल दिया, कई सारे उसमें मतलब 2-3 डायलॉग तो मैंने गदर की मूवी के उसमें इंक्लूड कर दिए थे मॉडिफाइड करके तो वही बात है। तो यहाँ पर अभी अच्छा ये बताओ यूएन के चीफ कौन है आज की डेट में? ठीक है, उनके द्वारा ये बात बोली गई कि आप लोग आज की डेट में अपनी ही चिता पर खुद आग लगा रहे हैं, जिस तरीके एक्टिविटी कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी, आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। और एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ये यूरोप और यूएसए सब यहाँ पर फेस कर रहे हैं।
आने वाले टाइम में जो फोसिल फ्यूल का जो कंजप्शन चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। और जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई वहां पर, वो भी उसी का एक रीजन आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में। जिस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी तरीके से यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो ओशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ये आज ही के हिंदू के अंदर भी आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है, जिसके साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कल को चलकर देखिए कई सारे आर्टिकल आप लोगों को इससे रिलेटेड पब्लिश मिल सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और फिर से बता दूं, भूल गया मैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। शानदार तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं पूजा शर्मा के द्वारा। मतलब कई बार ना बच्चे इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पढ़ के भी मजा आ जाता है। मैंने कहा वाओ यार, देखो कितने डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग देखना, ये तो यहाँ पर आधे ही में पोस्ट कर पाया हूं, बाकी कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर दिए थे। आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे किस तरीके से भी आंसर दिए जा सकते हैं। एक दूसरे से सीखो यार, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अगर एक दूसरे से आप लोग सीखोगे, एक दूसरे से समझोगे, आगे बढ़ोगे, तो वही तो जिंदगी है, और इसी को आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हुए आगे बढ़ना है। जो जो ये करके निकल जाता है वही जिंदगी में निखर जाता है, और जो जो यहाँ पर इसको करने में लापरवाही बरतता है, कोताही बरतता है, तो फिर तो यार क्या ही बोलूं उसके बारे में। तो आप लोग अपना फ्यूचर खुद बना रहे होते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं रहता है। तो इसलिए कोशिश करो, उसको अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये है चीता के बारे में। हमारी कंट्री में चीता को कई देश से यहाँ पर रिलोकेट करने की बात की जा रही है, जिसमें एक है यहाँ पर नामीबिया। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को काफी अच्छे से मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पर लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग क्वेश्चन भी बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। हालांकि ये जो आर्टिकल है पहले भी कवर किया जा चुके हैं, तो यहाँ पर उसको इंक्लूड करते हुए कई सारी बातें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताऊंगा, और अलग सोर्सेज भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। एक ऐसे एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और वियतनाम के रिलेशन के बारे में, जो कि आज काफी डिटेल में एडिटोरियल के ऊपर यहां पर कवर किया गया है, और इसी के साथ में यहां पर पहले भी ये कवर किया जा चुका है। तो दोनों आर्टिकल कंबाइन हो जाएंगे यहां पर, आज का जो है द हिंदू का और पुराना जो है इंडियन एक्सप्रेस का। तो दोनों को कंबाइन कर काफी कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल काफी डिटेल में यहां पर कवर करूंगा, जिससे कि आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक आर्टिकल रहेगा यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ से रिलेटेड, यहाँ पर अभी रिपोर्ट है, और इससे रिलेटेड और भी कई चीजें पब्लिश की गई हैं। ये आर्टिकल भी काफी सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता के जाने वाला है। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रेगुलर अगर आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को रेगुलर जानने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें रिपीट भी होती है, क्योंकि रेगुलरली आर्टिकल जो होते हैं सारे नए नहीं आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यह कि आप लोगों का कई जगह रिविजन भी हो जाएगा, पर कोशिश में ये करता हूं कि नई चीज कुछ ना छूटे। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिए। पहले हम लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे। एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके आप लोगों को बढ़ना है, ठीक है। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चीता। चीता के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। बोला गया कि आईयूसीएन स्टेटस ऑफ अफ्रीकन चीता जो है वो वनरेबल, और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहली स्टेटमेंट, ठीक है। चीता जो है वो अलग अलग कैटेगरी में है, कुछ आप लोगों को वनरेबल और कुछ आप लोगों को यहां पर बेसिकली क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नजर आएंगे। अफ्रीकन चीता जो है वो मच स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है देन एशियाटिक चीता। दूसरी स्टेटमेंट ये है, तो सही आंसर क्या है, ABCFD आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, यहां पर ये बात की जा रही है बेसिकली एशियाटिक चीता के बारे में। डिक्लेयर किया गया एशियाटिक चीता यहां पर ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, तो किस साल में यहां पर डिक्लेयर किया गया इसको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, यानी कि अब हमारी बीच में यहां पर नहीं है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है, जिसको आप लोग प्रोजेक्ट टाइगर भी बोलते हैं, ये स्टार्ट किया गया 1973। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर इसको स्टार्ट किया गया, UNEP के साथ में, यूनेस्को के साथ में, FAO के साथ में, या फिर WWF के साथ में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आप लोगों से आर्टिकल के अंदर में डिस्कस करूंगा, यानी कि ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग इस आर्टिकल से देखेंगे। तो काफी बेहतरीन तरीके से आर्टिकल डिस्कस करूंगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों के माइंड में बेसिकली डाउट का नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा, तो चीजों को अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से सोच समझकर आर्टिकल को बेसिकली अच्छे से एंजॉय करना है। न्यूज में क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन का ये आर्टिकल है जो कि यहां पर कवर किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर। और यहां पर आप लोग देखेगा पहली बार जो फर्स्ट टाइम एक तरीके से कैप्टिविटी होती है ना, एक तरीके से जो पालतू बनाना, पहली बार यहां पर एशियाटिक चीता जो है वो पालतू बनाकर उसके बच्चे पैदा कराए गए। यानी कि नॉर्मली जो था जंगलों में पैदा होते थे, तो बेसिकली देखने को मिलेंगे
आगे चीता जो है वो कुत्तों वाली जिंदगी जीते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। यानी कि इस तरीके से लोग जो है इनको एंजॉय करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो अभी नए ये बच्चे पैदा हुए यहाँ पर चीता के, अब सोचो यहाँ पर जंगल में रहते तो उसी माहौल में पलते, अब घरों में रखा जाएगा इनको, उसी तरीके से यहाँ पर चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनकी जिंदगी कैसे यहाँ पर बनने वाली है आगे आने वाले टाइम में, तो कुछ माहौल आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी चीजें जो है वो एक बड़े ही डिफरेंट तरीके से कुत्ते पाला करते थे, आने वाले टाइम में आप लोग यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर चीता पालते हुए नजर आएंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर अगर आप लोग बोलो कि अगर किसी पर्टिकुलर, अगर आप लोग बेसिकली बोलो कि यहाँ पर एक बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दोगे तो बोलना नहीं सीखेगा, वो जानवरों की तरीके से रहना सीख जाएगा। मोगली आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ कुछ माहौल आप लोग वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आज की डेट में जैसे माहौल में इंसान रहता है वैसे ही बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपना माहौल अच्छा रखो, अपने दोस्त जो है वो अच्छे रखो। अगर दोस्त आप लोग अच्छे रहेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों की लाइफ की क्वालिटी कैसी है। जितने घटिया लेवल के दोस्त रहेंगे उतनी ही घटिया लेवल की लाइफ रहेगी, और जितने बेहतरीन लेवल के दोस्त रहेंगे उतनी बेहतरीन लेवल की लाइफ रहेगी। हालांकि वो स्टेटमेंट भी सही है कि हर एक दोस्त कमीना होता है, पर लेकिन कमीना वो फनी वे में बोला जाता है। वैसे प्रोडक्टिव इंसान आप लोगों की जिंदगी में रहेगा तो आप लोगों को हमेशा दिक्कत से बचाएगा। एक दूसरे के साथ में प्रोडक्टिविटी वाली बातें करोगे तो जिंदगी में प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है कि हाईली इंडेंजर्ड फीमेल एशियाटिक जो चीता है उसके द्वारा यहाँ पर अभी 3 बच्चों को जन्म दिया गया है। ठीक है, तो पहली बार ऐसा यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर जो फीमेल का जो नाम है वो है ईरान है यहाँ पर इसका नाम। ठीक है, जिसके द्वारा डिलीवर किया गया यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर डिलीवर किए गए ये कहां पर देखने को मिला, ये है तोरन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहां पर है, ये तेहरान यानी कि ईरान के अंदर ही देखने को मिलेगा। ईरान जो है यहाँ पर ये है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये फीमेल का नाम भी ईरान है। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर तेहरान के अंदर यानी कि ईरान के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पर एशियाटिक चीता इन कैप्टिविटी में यहाँ पर इसके द्वारा बच्चों को जन्म दिया गया है। तो थोड़ा सा सोचने वाली बातें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोगों को बताता हूं जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं ऑलरेडी। तो एशियाटिक चीता जो है यहाँ पर एक तरीके से पूछे, इनका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर एसिनोनिक्स जो जुबेटस आप लोगों को देखने को मिलेगा, एसिनोनिक्स जुबेटस। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये एक तरीके से फास्टेस्ट एनिमल है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है। जैसे इंसानों में फास्टेस्ट कौन था यहाँ पर अब तक, ये बेसिकली नाम क्या था, उसेन बोल्ट। ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये फास्टेस्ट एनिमल बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अफ्रीका, ईरान और इंडिया के अंदर नॉर्मली ये पाए जाते हैं। ईरान और जो इंडिया है यहाँ पर ये बेसिकली एशियाटिक यानी कि एसिनोनिक्स जुबेटस जो है यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी देखिए ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीता है उसके बारे में बताया, पर लेकिन चीता जो इनके पाया जाता है इनको यहाँ पर दूसरे नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है बेसिकली एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्पेसिस डिफरेंट है जो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है उससे। हमारी कंट्री में अगर कोई आप लोगों से पूछे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी थोड़ा ध्यान से सुनेगा। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो थे वो एक तरीके से एक छोटी सी स्मॉल जो प्रिंसिल स्टेट था यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर आज के में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में माना जाता है कि 3 चीता जो थे उनके द्वारा मारे गए थे। उसके बाद से चीता जो है वो खत्म हो गए थे। ठीक है, इनके द्वारा अपनी फोटो भी खिंचाई गई थी इन 3 चीता को मारकर। तो यहां से माना जाता है कि उस टाइम से यहां पर चीता फिर जो है वो इंडिया के अंदर नहीं देखे गए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि चीता की संख्या जो है इन राजा साहब के द्वारा जो थी वो खत्म कर दी गई थी। फिर आगे चलकर, तो 1947 की बात है, आगे चलकर यहाँ पर हमारे देश के अंदर भी जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1952 के अंदर में अगर आप लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमारे देश में चीता है ही नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे देश में चीता है ही नहीं है, कभी देखने को मिला ही नहीं। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल गई। तो यानी ये कह सकते हैं कि हमारे देश में से चीता जो है वो इन राजा साहब ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पर ये जो कि आप लोगों के सामने ये बेसिकली एक पेंटेड है, जिसे आप लोग बोल सकते हैं कि कहाँ पर चीता जो है वो पाए जाते थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कई सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। इंडिया जो है उसके द्वारा काफी लंबे एफर्ट लगाए गए कि चलो यार चीता खत्म हो गए थे 1992 में, यार अपने देश में चीता लेकर आ जाता है। तो कहां से ला सकते हैं, तो मैंने अभी बताया कहां पर पाए जाते हैं। ये तो ईरान के अंदर पाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, तो इंडिया के अंदर यहीं से 2 से ला सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोगों ने खूब प्रयास किए, इंदिरा गांधी जी के ड्यूरेशन में प्रयास किए गए 1970 में कि ईरान से एशियाटिक चीता जो है वो देश के अंदर लाए जाए। उस टाइम पर शाह मोहम्मद रजी पहलवी जो थे यहाँ पर लीडर हुआ करते थे। तो ये प्रोसीजर चलाया गया, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें एम के रंजीत सिंह की चेयरपर्सन में यहाँ पर
एक यहाँ पर कमेटी भी अपॉइंट की गई कि री इंट्रोड्यूस किया जाए चीता को, पर लेकिन चीजें प्रॉपर वे में चल नहीं पाई। ठीक है, प्लान जो था वो यहाँ पर एशियाटिक चीता का जो ढंग से चल नहीं पाया क्योंकि इमरजेंसी लग गई देश के अंदर में। 1970 की बात की जा रही है, तो 1974 से लेकर आप लोगों को पता है 1975 से लेकर 77 तक हमारे देश में इमरजेंसी रही, और इसी के साथ में जो शाह साहब थे उनका भी रूल जो है वो गिर गया यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर ये डील जो है वो नहीं हो पाई, यानी कि चीता लाने की डील जो है वो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। इसके बाद में यहाँ पर फिर से लगा चलो यार कुछ स्टार्ट करते हैं, पुरानी यादें फिर से ताजा करते हैं, तो ईरान से फिर से चीता लाने की बात की गई 2009 में। ठीक है, पर लेकिन फिर से फेल हो गए, यहाँ पर फिर से हम लोग इसको कंप्लीटली नहीं ला पाए। ठीक है, उन्होंने इवन क्लोनिंग करने से भी यहाँ पर परमिट करने से मना कर दिया ईरान। तो ईरान के साथ में हमारी अच्छी बनी नहीं, भाई साहब तुम चीता नहीं दोगे तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो क्या चीता जो है वो इंडिया में नहीं आएगा। तो वो वाली बात इंडिया ने थाम ली और इंडिया ने बोला कि ठीक है अगर तुम चीता नहीं दोगे तो हम लोग चीता कहीं और से लेकर आएंगे। तो इंडिया जो है वो चीता के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया, तो यहां से हम लोग चीता जो है वो लेकर आ रहे हैं। और हमारी कंट्री में कन्हू पालपुर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग चीता जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अब हम लोग नामीबिया और यहां से चीता लेकर आ रहे हैं, यानी कि इन्होंने मना कर दिया। तो पहले चीता लाने थे ईरान से, ठीक है, ईरान से डिप्लोमेसी चीता लाने की थी, वो हमारी फेल हो गई। फिर इसके बाद में हम लोगों ने बोला कि ठीक है अब तुम नहीं दोगे तो हम लोग यहाँ पर अफ्रीका से चीता लेकर आएंगे। तो अभी अफ्रीका से यहाँ पर चीता आ रहे हैं। अभी यहाँ पर जो अफ्रीका से चीता आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। तो 10 चीता यहाँ पर हमारे देश के अंदर आप लोग को अभी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पर चीजें जो है वो चल रही हैं। हालांकि जो प्लान है अभी थोड़ा सा ये भी डिले चल रहा है क्योंकि लग रहा है कि हमारी कंट्री में कुछ दिक्कत है चीता को लेकर। पहले यहाँ पर और दिक्कतें हो गई, अब कोविड-19 ऐसा आ गया, ओमिक्रॉन वगैरह ये सारी चीजें, जिसकी वजह से फिर से चीजें जो है वो थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अभी कुछ इश्यूज ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कहीं फ्लड आ गई, कहीं कुछ हो गया, तो ये दिक्कतें हैं। तो इसके बारे में आप लोग एक अंदाजा रख सकते हैं। वैसे रेंज क्या है एशियाटिक चीता की ब्रिटिश पीरियड टाइम में अगर आप लोग देखोगे अच्छे खासे हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो अच्छे खासे हिस्टोरिकल जो रेंज है वो चीता की आप लोगों को पाकिस्तान इंडिया जो कि इंडिया का ही पार्ट था उस टाइम पर, तो यहाँ पर पाए जा करते थे। आज के डेट में वर्ल्ड में अगर बात करें प्रेजेंट चीता कहाँ है और हिस्टोरिकल चीता कहाँ थे, तो ये तो हिस्टोरिकल है जहाँ पर चीता हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम पर यही कुछ एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ईरान है और बाकी यहाँ पर ये अफ्रीका के अंदर कुछ एरिया है जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यानी कि हम लोगों ने इनकी कहानी जो है खत्म कर दी है। अगर आप लोगों से पूछूं चीता, लेपर्ड या जैगवार में से सबसे खूबसूरत आप लोग कौन सा लगता है, ठीक है, यानी कि एक साइड में हो गया चीता, चीता कई बार बिल्ली जैसा लगता है देखने के लिए, दिख रहा है ये हो गया लेपर्ड, मुझे सबसे शानदार मुझे लगता है जैगवार। ठीक है, आप लोगों को कौन सा लगता है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर बेसिकली देखने के पॉइंट ऑफ से कह रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं इसको, कभी आप लोग जज करने लगो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके बारे में अगर बात करें, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, जैसे अफ्रीकन चीता हो गया और यहाँ से एशियाटिक चीता हो गया। तो हम लोगों ने एशियाटिक चीता तो ईरान ने देने से मना कर दिया, अभी अफ्रीकन चीता हम लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। तो वनरेबल है ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में, CITES के अंदर में अपेंडिक्स 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अफ्रीका के अंदर में 6,500 से 7,000 के करीब चीता हैं, जबकि ईरान के अंदर में 40 से 50 हैं। इनकी भी कहानी खत्म हो जाएगी अगर चीजें ढंग से नहीं चली। फिजिकल कैरेक्टर में बिगर साइज में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंपेयर टू एशियाटिक, यानी कि एशियाटिक जो चीता है उससे बड़े हैं यहाँ पर अफ्रीकन चीता, ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है जो हम लोग अपने देश के अंदर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग का बन जाता है। तो यहाँ तो हो गया करंट, आप लोग का हालांकि करंट तो ऊपर ही खत्म हो गया था, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जहां से क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। ठीक है, अभी यहाँ से कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारे देश में बनाएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है और यहाँ से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो स्टेब्लिश की गई 2005 में, तो बोला गया एक रिकमेंडेशन दी गई यहाँ पर टास्क फोर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर, ताकि प्रोजेक्ट टाइगर को ढंग से हम लोग मैनेज कर सके और इंप्लीमेंट कर सके। तो टाइगर प्रोटेक्शन जो प्रोग्राम है, जिसको पॉपुलरली प्रोजेक्ट टाइगर आप लोग बोलते हैं, वो स्टार्ट किया गया था 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पर बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर काम किया गया। तो जो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से पूछा था वर्ल्ड वाइड फंड, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वैसे इसे वर्ल्ड वाइड फंड भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो दोनों ही कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि दोनों ही नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। कहीं आप लोगों को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड देखने को मिलेगा और कहीं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड फंड भी आप लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, जैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म और नाम है, उसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। 2010 में यहाँ पर सर्वे किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम 1972 में लाया गया था। 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी थी यहाँ पर, ये यहाँ पर बेसिकली स्टैट्यूटरी स्टेटस को दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो सेटअप की गई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में।
तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, उनके आंसर भी आप लोगों को पता होने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है चीता के मामले में। तो आयुष्यन स्टेटस जो है यहाँ पर चीता के बारे में बात करते हैं, तो वनरेबल है यहाँ पर। एशियाटिक के बारे में अगर बात करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? अफ्रीकन चीता जो है वो मच स्ट्रॉन्गर है देन एशियाटिक चीता। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। सही आंसर यहाँ पर ए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अफ्रीकन चीता जो है वो मच बिगर है, बात की जा रही है मच बिगर एंड द फास्टेस्ट है देन एशियाटिक चीता। ठीक है, तो ये बातें बोली जा रही है क्योंकि अभी मैंने दिखाया आप लोगों को यहाँ पर जो अफ्रीकन है वो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली अफ्रीकन चीता इज मच स्ट्रॉन्गर। मैंने बोला बिल्ली जैसा दिखता है वो, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिल रहा था। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है कि एशियाटिक चीता जो है वो डिक्लेयर किया गया ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, हमारे देश में से खत्म हो गया। तो 1942, 1947, 1952 या 1967 है। सही आंसर यहाँ पर क्या है? तो सही आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा इसका, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, तो ये यहाँ था 1952। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली महाराजा जो रामानुज प्रताप सिंह का नाम भी आप लोग याद रखते हैं, छत्तीसगढ़ के ये निवासी थे। टाइगर प्रोटेक्शन पॉपुलेशन, अगर टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम के बारे में बात करें 1973 के, तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये आप लोग बता सकते हैं। तो आंसर डी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया। तो कल को चलकर ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले जाएं तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यार ये जो आर्टिकल है ना, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों को देखना ही देखना है। इस आर्टिकल को ऐसे आप लोगों को देखना है कि ये आर्टिकल जो है डायरेक्ट आप लोगों की जिंदगी के साथ में भी कनेक्टेड है। पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को, क्या क्या फैक्ट्स और फिगर है वो सारी बातें बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो कि आप लोगों को पता होंगे। जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में आकर बैठेंगे तो वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। करंट और स्टैटिक का बहुत ही शानदार एक मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करूंगा, और उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर अगर कल को कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ बैठे तो वो भी आप लोग यहाँ से एक तरीके से आंसर दे पाएंगे। उस तरीके से इस आर्टिकल को कवर करूंगा। द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल की कवर किया गया, बोला गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया 250 मिलियन लोन फॉर रोड सेफ्टी। किसके लिए? इंडिया के लिए, यानी कि हमारी कंट्री में रोड की सेफ्टी के लिए लोन अप्रूव किया गया है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ताकि हम लोग रोड को सेव कर सकें। ये क्या है? काफ़ी खतरनाक चीज़ है। देश के अंदर में दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, इसको आप लोग पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू के साथ में तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो जीएस पेपर 3 के अंदर में जब हम लोग ढांचागत विकास करते हैं उसके साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें आप लोग इसको, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इसमें कवर करूंगा तो आप लोग यहाँ पर इसको जो जीएस पेपर 2 है उसके साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो रोड सेफ्टी के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा हम लोग को 250 मिलियन जो है रुपये दिए गए। तो इसका मतलब ये होगा कि यार हमारे देश में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, देखिए कोई ना कोई ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर अलग से फोकस दिया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है कि हाँ अपनी रोड को सेव कर लो यार, वरना दिक्कतें हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में अगर बात करें रोड सेफ्टी को लेकर बड़ा ही खस्ता रिकॉर्ड है हमारे देश का। अलग अलग राज्य में आप लोगों को दुनिया भर के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। अभी जो इंडिया के जो स्टेट है, प्रोग्राम फॉर द रोड सेफ्टी, ये फाइनेंस किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा और इम्प्लीमेंट किए जाएंगे कई सारे राज्य के अंदर में, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये वो कई सारे राज्य हैं जहां पर रोड सेफ्टी पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्या जरूरी हो गया रोड सेफ्टी पर ध्यान देना? और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप लोग ये आर्टिकल ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी जो कि आप लोग सुनकर खुद भी अपने आप को एक तरीके से प्रोटेक्ट करोगे। सबसे पहले तो एक बात यार ये बोलना चाहूँगा, कभी भी घर से निकलो किसी भी वाहन पर, आप लोग मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, गाड़ी पर निकलते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, जो भी रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो जरूर करना, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं कि आप लोग फॉलो करते रहोगे तभी भी वो कांड करके चले जाएंगे, यानी कि आप लोगों को ठोक के एक्सीडेंट करके चले जाएंगे। तो कम से कम अपनी तरफ से आप लोग अगर सतर्क रहेंगे तो थोड़ा सा इस चीज़ से बच पाएंगे। रीज़न कैसा बोलने का? क्योंकि हमारे देश के अंदर में रोड सेफ्टी के बारे में बड़ी खस्ता हालत आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। अभी भी यहाँ पर अगर बात करें इस प्रोग्राम के बारे में, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला डेटा देखिए। हमारी कंट्री में रोड सेफ्टी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं वो होते हैं, क्योंकि रोड सेफ नहीं है।
कहीं गड्ढे देखने को मिलेंगे, कहीं पर सिग्नल देखने को नहीं मिलेंगे, रेड लाइट वगैरह एरिया कहीं काम नहीं करते हैं, कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। और जब काम भी करते हैं वहाँ रही सही हरकतें हम पूरी कर देते हैं, यानी कि हम जो है वहाँ पर उनको तोड़कर भाग जाते हैं, जो भी वहाँ पर एक तरीके से जो भी इंडिकेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। अब बात करें देश के अंदर में 5 से लेके 7% जीडीपी, समझ रहे हैं आप लोग, हम अपनी एजुकेशन के ऊपर भी इतनी जीडीपी खर्च नहीं करते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर भी इतनी जीडीपी खर्च नहीं करते हैं जितनी जीडीपी का नुकसान जो होता है वो यहाँ से हो जाता है जब रोड एक्सीडेंट होते हैं हमारे देश के अंदर में। रीजन ये है कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है और लगभग 4 से 4.5 से लेके 5 लाख तक का लोग जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। आप लोग ये सोच के चलो, एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो घर से चला काम के लिए, ठीक है, वो घर में कमाने वाला इकलौता इंसान है। जैसे ही वो काम पर जा रहा था, रास्ते में जो है उसका एक्सीडेंट हो गया और या तो उस इंसान की डेथ हो गई। अगर डेथ भी नहीं हुई तो सोचो उस इंसान के हाथ पैर टूट गए और वो काम करने लायक नहीं बचा है। तो आप लोग सिचुएशन अब यहाँ पर देखिए, अगर डेथ हो गई तो यहाँ तो एक तरीके से कंडीशन ये बन गई, अब वो इंसान जो है वो जिंदगी में एक तरीके से खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। कमाने वाला इंसान था, घर में कोई भी जो है कमाने वाला नहीं है, तो घर की खस्ता हालत हो गई। अब इससे भी खस्ता हालत ये होगी कि इंसान के हाथ पैर टूट गए, ये किसी काम का नहीं रहा। अब घर के ऊपर, जो घर वैसे ही खस्ता था, इसके ऊपर ओनली डिपेंडेंट था, अब ये घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, और वो भी उन घर वालों के ऊपर जो कि खुद आज की डेट में जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो घर में कुछ नहीं रहा और ज्यादा घर में बर्डन बन गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक तरीके से घर जो है अब सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ को बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, जो 84% के करीब जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं वो रास्ते पर चलने वाले या साइकिल चलाने वाले या फिर मोटरसाइकिल चलाने वाले, ये लोग जो है सबसे ज्यादा इनकी डेथ होती है। और ये सारे वो लोग होते हैं जो कमाने वाली एज के अंदर आते हैं, यानी कि 18 से लेकर 60 की एज के बीच में आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि हमारा देश जो है वो एक तरीके से कितना बड़ा नुकसान वहन करता है, जब एक इंसान ऐसा जिसने अपनी पढ़ाई की पूरा एक तरीके से एक टाइम ड्यूरेशन और यहाँ पर अब अपना एग्जाम भी क्लियर कर लिया, फिर कहीं पर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्किल ली और उसके बाद में उसकी डेथ हो रही है। तो ये सारी बातें हैं। और खासकर 70% जो ये लोग रहते हैं, ये एक ऐसे परिवार से निकल कर आते हैं जो कि एक पुअर फैमिली है। तो रोड क्रैश में जो भी लोग जाते हैं वो सोसाइटी पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट छोड़कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर बात करें यहाँ पर हर 100 में से जो एक्सीडेंट होते हैं लगभग आधे से आधे करीब डेथ हो जाती है, आधे नहीं तो मतलब 30, मतलब 100 में से 32 डेथ हो गई, 100 में से 34 डेथ हो गई। अभी 2020 का अगर डेटा माने तो अगर 100 लोगों के एक्सीडेंट हुए तो उसमें 37 लोग यानी कि 37 लोगों की डेथ हो गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यहाँ पर ये डेटा आप लोगों को बता रहा है। और डेथ जो हो रही है एक्सीडेंट की वजह से वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को एक काफी डिफरेंट फैक्ट बताना चाहूंगा मैं, जो आप लोग सुनकर भी थोड़ा हैरान होंगे। हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट की वजह से ज्यादा डेथ होती है एज कंपेयर टू यूएसए के अंदर। अगर आप लोग जाएंगे वहां पर भी रोड एक्सीडेंट दबाकर होते हैं, पर लेकिन डेथ बहुत कम होती है। रीजन क्या है? वहां पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी इतनी शानदार है, अगर किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और उस इंसान की जान बच जाती है। पर लेकिन इंडिया के अंदर में यहाँ पर पहले तो लोग ही हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहते। कई बार तो ऐसा भी होता है, अभी यहाँ पर कई सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई कि एक्सीडेंट पड़े हैं, लोग जो है फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ना कि उसकी हेल्प कर रहे हैं। कई सारे ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं कि लोग जो है किस तरह की हरकतें करने लगे आज के डेट में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना ये आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा बर्बाद करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अभी अगर बात करें इसके बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में जो रोड कंस्ट्रक्ट करना, वो सारी चीजें, उसके ऊपर बेटर रोड सेफ बनाना, जहां पर भी ये होता है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनको ब्लैक स्पॉट है उनको आइडेंटिफाई करना ताकि कल को इनको रोका जा सके, वो सारी चीजें करना। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें 250 मिलियन जो यहाँ पर ये इस तरीके से लोन दे जाएगा, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, वो यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा। और 18 ईयर जो रहेंगे मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, ठीक है। ग्रेस पीरियड यहाँ पर 5.5 साल का मिल सकता है, यानी कि 18 के बाद में यहाँ पर लगभग आप लोग 5.5 साल और यहाँ पर ले सकते हैं इसको पे करने के लिए। ये काफी सस्ता लोन रहता है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे कई बार एजुकेशनल लोन के बारे में बात की जाती है कि ठीक है बच्चा एजुकेशन ले ले अपनी, तो काफी एक तरीके से यहाँ ये तो बहुत ही सस्ता रहता है, मतलब 1-2% या फिर उससे भी नीचे आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से कंट्री में डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें हमारी कंट्री में, ये राज्य इसको इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उसको यहाँ पर लेकर चला जाएगा। इसके चलते यहाँ पर जो इसमें क्या काम किया जाएगा,
जो यहाँ पर नेटवर्क एक्सपेंड किया जाएगा, खासकर एम्बुलेंस वगैरह, ठीक है, वो सब चीज़ें कैसे एक तरीके से कोई कहीं पर भी दिक्कत होती है तो उसको कैसे एकदम एक तरीके से ना वहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर अगर पहुँच जाते हैं तो जान बच जाती है। जो भी स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहाँ पर एक्सीडेंट होता है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाएगा और अच्छे लेवल पर, ताकि यहाँ पर फोकस किया जा सके। और देखिए इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर वुमेन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 इंसान है, मतलब एक लड़का और लड़की, उन्होंने शादी की अभी, ठीक है, और घर में जो है लड़का लड़की उसके माँ बाप है, बस यही है, और बच्चे भी लगा लीजिए चलिए। अगर यहाँ पर ये इंसान है और लड़का कमाने वाला है और लड़के की डेथ हो गई, अब सारा बर्डन किस पे आएगा? उस लड़की के ऊपर आएगा। और सोचो वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए बोला जाता है कम से कम और कुछ हो न हो कि इंसान जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में इसके ऊपर काफी सारे काम किए जा चुके हैं, कई सारे एक्सीडेंट रिसेंटली अभी देखने को मिले थे। तो व्हीकल क्रैश एंड रोड सेफ्टी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में तो अभी इसके ऊपर प्रॉपर काम भी किया गया। अभी जो पुणे है, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी है, MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जब यूनियन होम मिनिस्टर रोड जो ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी साहब, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि हम लोग टारगेट रख रखे हैं। टारगेट क्या है इसमें कि हम लोग 2025 तक का 50% जो रोड एक्सीडेंट है उनको खत्म कर देंगे, ठीक है, और इसी के साथ में बोला गया कि अचीव करेंगे डेथ रोड एक्सीडेंट में जो है 2030 तक का। तो ये टारगेट यहाँ पर रखा गया। अगर बात करें दुनिया में भी कई सारे ऐसे टारगेट देखने को मिलते हैं, जैसे स्वीडन इन 2020 में 3rd हाई लेवल जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन रोड सेफ्टी, ये रोड सेफ्टी अचीविंग ग्लोबल गोल 2030, तो यहाँ पर भी बातें की गई कि रोड सेफ्टी जो है उनको 0 लेकर आना है 2030 तक का। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगी। अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों से बातें की जाती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तीसरा है यहाँ पर वो हेल्थ के बारे में बातें करता है, ठीक है, और जब इस हेल्थ वाले गोल को आप लोग थोड़ा सा उन्हें कहते हैं कि एक्सप्लेन करके आगे इसके अंदर घुसेंगे तो आप लोगों को कई सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं एक तरीके से सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं वो सारी आप लोगों को यहाँ पर समझा रखी है। तो इसमें जब आप लोग बात करेंगे तो एक तरीके से रोड एक्सीडेंट वाला फंडा भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूडेड किया जाता है। गोल 3 के अंदर अगर आप लोग ये देख पा रहे हैं कि रिड्यूस द डेथ एंड द इंजरीज ड्यू टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आप लोग यहां पर देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का तीसरा गोल अगर आप लोग बोलेंगे, तीसरे गोल के अंदर में अगर आप लोग 3.6 के अंदर में जाएंगे तो यहां पर आप लोगों को साफ साफ देखने को मिलेगा कि रोड एक्सीडेंट के बारे में बात कर रखी है इनके द्वारा कि इसकी वजह से अगर कोई दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर इनके द्वारा ये टारगेट रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि 2030 तक का डेथ जो है वो 0 होनी चाहिए। पर लेकिन हम लोग अभी 2022 में बैठे हैं, आप लोग क्या लग रहा है कि 2030 तक का यहाँ पर ये डेथ को 0 कर पाएंगे? अगर इस तरीके से आप लोग देखकर चलते हैं तो इसके चांसेस जो है देखो अलग अलग कंट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो कंट्री उसको कितने रेस्पॉन्सिबली चीजों को लेकर चल रही है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है इससे रिलेटेड। अब कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरनेशनल लेवल पर भी जो यहाँ पर रोड सेफ्टी को लेकर काम किया गया है। द ब्रासिलिया डिक्लेरेशन ब्राजील के अंदर यहाँ पर देखने को मिला, जो कि 2nd ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली रोड सेफ्टी के ऊपर ब्राजील के अंदर में, कि कैसे अलग अलग कंट्री अपने देश के अंदर में कानून को अच्छे से लेकर चल सकती है ताकि रोड एक्सीडेंट को रोका जा सके। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ये एक तरीके से इनफॉर्मल तरीके का डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें जो भी मेंबर हैं, एजेंसीज हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कैसे रोड सेफ्टी को और अच्छे से लिया जा सकता है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, इसमें एजेंडा रखा गया रोड सेफ्टी का 2030 तक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो मैंने भी आप लोगों से बातें की है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाती है, ये है बेसिकली इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको IRAP आप लोग बोलते हैं। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं चैरिटी है डेडिकेटेड टू, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया उसकी लाइफ को कैसे सेव करना है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और इसी के साथ में UN का ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 2 ईयर, ताकि क्या क्या फायदे हैं यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करने के, ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके, क्योंकि बहुत खस्ता हालत देखने को मिलती है। कुछ और बातें मैं आप लोगों से करूं यहाँ पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री में भी। अगर आप लोग बातें करें तो रोड सेफ्टी मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगा 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी 2021 के अंदर में। ये सारी चीजें, और उसकी थीम भी रखी गई थी यहाँ पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था उस टाइम पर। ट्रैफिक क्रैश के अंदर जो भी इंजरीज होती हैं, यानी कि किसी की हाथ पैर टूट गए, डिसेबिलिटी हो गई यहाँ पर, उसको कैसे हम लोगों को सही तरीके से लेकर चलना है। और हमारा देश यहाँ पर रोड एक्सीडेंट के मामले में इतनी बुरी कंडीशन में है यार,
कि चाइना और यूएसए से भी आगे यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन देखने को मिलती है। नंबर 1 पोजीशन अच्छी लगती है उस टाइम पर जब कुछ सही हो रहा, पर लेकिन जब ऐसे टाइम पर नंबर 1 पोजीशन मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं बेइज्जती करके जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी एक गलत काम आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो इसके ऊपर यहाँ पर जरूरी है काम करना, ताकि सिचुएशन जो है उसको सही से हैंडल किया जा सके और मेंटेन रखा जा सके प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये इश्यूज अभी देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज भी किया जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एक तरीके से यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें, हम लोग इसको अगर नहीं सुधारते हैं तो ये चीजें बढ़ती ही बढ़ती चली जाएंगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, और बहुत सारी एक तरीके से बर्डन पड़ेगा देश के ऊपर। मैंने अभी यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बात करी, एक तो बात करी वर्ल्ड बैंक के बारे में और एक बात करी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखिएगा, ये 1944 में बनाया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू अलोंग विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों भाई जो है जुड़वा पैदा हुए थे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये 1944 के अंदर में, इसके अंदर 189 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर में नजर आएगा। ये लोन प्रोवाइड कराते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज को अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। वर्ल्ड बैंक जो है ये एक ग्लोबल यूनिक पार्टनरशिप देखने को मिलेगी, 5 इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आप लोगों को नजर आते हैं, और इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जो है वो जरूर याद रख लीजिएगा, आप लोग इनके ऊपर स्टार लगा सकते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, तो वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करता है। इसी के साथ में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो वो वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करता है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके जो 5 इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इंडिया इसका मेंबर है यहाँ पर, और इसको 1944 में बनाया गया था। प्रोवाइड कराता है लोन, एक तरीके से ग्रांट और क्रेडिट वगैरह। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, IDA 1960 में बनाया गया था। इंडिया इसका मेंबर है यहाँ पर। ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर लो और एक तरीके से नो इंटरेस्ट लोन द पुअर कंट्री, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं उनके लिए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको फॉर्म किया गया 1956 में, तो इंडिया इसका भी मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से एडवाइजरी का काम करता है। मल्टी गारंटी एजेंसी MIGA, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, ये 1968 में बनाई गई, और कई बार इनको मैच करने के लिए आ जाता है, इसलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो फिर एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी इंडिया मेंबर है, पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, इसका गठन किया गया था 1966 में। ये फंक्शन करता है एक तरीके से 2 के बीच में अगर कोई लड़ाई हो इसका सोल्यूशन निकालने में। तो इंडिया ने बोला हमारे पास में हमारे कोर्ट है, हमारे ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमको तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, यानी कि 5 इसके जो भी यहाँ पर अंग है उसमें से इंडिया 4 का मेंबर है, 1 का मेंबर इंडिया नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब ये मैंने इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों से चीजें बता दी, क्या हमारे देश में भी कुछ प्रोग्राम इसके लिए किया गया, चीजों को सुधारा गया है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री में सेंटर मोटर व्हीकल रूल जो थे 1989 के, अभी उनमें अमेंडमेंट किया गया और नए मोटर व्हीकल रूल लेकर लाए गए हमारी कंट्री में, जिसके चलते सिचुएशन को सुधारा जा सके। क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं होता है, और वो भी यहाँ पर गाड़ी चलाने स्टार्ट कर देते हैं ताव में आके कि हाँ कम से कम गाड़ी तो चलाना सीखते हैं। तो आप लोगों ने कई बार ये सिचुएशन देखी होगी, तो उसकी वजह से कई सारे बच्चों की भी डेथ देश के अंदर में होती है, जो सोचने के लिए मजबूर करती है कि किस डायरेक्शन में सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देखा होगा, DL बनवाना आज की डेट में एक अलग ही लेवल पे रहता है कि हाँ आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है कई जगह, आप लोग बस बिचौलिया से बातें कर लो किसी से, DL जो है वो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये सिचुएशन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से अगर बात करें तो इसको रोकना जरूरी है। कई बार जब आप लोग घर से बाहर जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चों को नहीं मोटरसाइकिल पे आगे बैठा के ले गए, साइकिल पे आगे बैठा के ले गए, मार्केट में घुमा के ला रहे हैं, उसकी वजह से भी कई सारी बच्चों की भी डेथ यहाँ पर हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद बताया कि अगर बात करें 15 मेन कोज जो है डेथ चिल्ड्रन के 1 से लेकर 4 साल के बीच में, और सेकंड मोस्ट जो कॉमन डेथ यहाँ पर चिल्ड्रन ये 5 से लेकर 9 साल के बीच में, वो रोड एक्सीडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर रोड के ऊपर लेकर चलना। तो यहाँ से ये सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है, जो कि बड़ी ही भयावह है, बड़ी ही खतरनाक है, जिसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट अगर बात करें यहाँ पर नेशन हाईवे ट्रैफिक जो सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हिसाब से बात करें यहाँ पर तो 2004 के अंदर में मोटरसाइकिल ये 35% ज्यादा एक्सीडेंट हुए एज कम्पेयर टू और की चीजों की वजह से। एक बार को कार में हो आप लोग बच जाते हैं,
पर लेकिन इसमें आप लोगों को एक तरीके से जान जो है वो गंवानी पड़ जाती है। ज़्यादातर अगर बाइक वगैरह पे होते हैं जरा सी देर फिसल जाती है, ठीक है। एक बार को जो एक बुलेट वगैरह है जो एक तरीके से वो फिर भी एक बार को नहीं फिसलती है, पर जो नॉर्मल बाइक है, स्कूटर है, वो बड़ी जल्दी फिसल जाता है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, ठीक है। आप में से कितने ऐसे असली फैमिली मेंबर हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं और जिनके पास में अपना खुद का डीएल है, ठीक है, और आप लोगों ने प्रॉपर डीएल लिया है, वहां पर जाकर चेक कराकर चीजों को एक पूरा टेस्ट देकर, ये आप लोग बताइएगा। आप लोग खुद देखिएगा, शर्माना नहीं है इसमें। आप लोग इससे चीज़ों को समझ पाएंगे। एक तरीके से बहुत बड़े रीज़न ये भी है हमारे देश में एक्सीडेंट के, ठीक है। अगर बात करें नेवल सेफ्टी सेंटर के बारे में, यहाँ पर बात की जाती है, ये मोटरसाइकिलिस्ट जो 20 टाइम्स मोर एक तरीके से यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर इंजर्ड होते हैं। तो मतलब सबने अपने अपने यहाँ पर स्टडी निकाल रखी है। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो बच्चों को बाहर जाएं तो बिल्कुल भी लेकर ना जाए अपनी मोटरसाइकिल पर या फिर साइकिल पर बैठाकर, अगर खासकर आप लोग मार्केट में जा रहे हैं, वरना हो सकता है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यहाँ पर एनसीआरबी एक ऐसी एजेंसी है जो ये डेटा प्रस्तुत करती है। अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पिनल कोड और स्पेशल एंड द लोकल लॉज के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया था। मतलब उसको फॉलो करने की बात करती है और यहाँ पर बनाया गया था इसको किसके द्वारा, ये सब जो चीजें हैं इनको मर्ज कर 1986 में इनके MHA इनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा टास्क फोर्स बनाया गया, नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया 1977 में, और इनको यहाँ पर मर्ज किया गया तो एनसीआरबी निकल कर आया। करंट डायरेक्टर कौन है आप लोगों को बताना है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 रिपोर्ट याद रख लीजिएगा जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनता है कि ये 3 रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है भाई साहब। तो क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ जिसके बारे में अभी मैंने बात की, एंड सुसाइड्स इन इंडिया, एंड इसी के साथ में प्रिजनर स्टेटिक्स इन इंडिया, ये यानी कि जेल के अंदर में कौन कौन बंद है कैदी या क्या क्या उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर ये यही सी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ में बात की जाती है क्रिएटिंग स्टेट एंड द सेंटर लेवल डेटाबेस, ताकि यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, एक तरीके से लोग समझ सके उसके बारे में, लोगों के साथ में रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो लोग उसके ऊपर स्टडी कर पाएंगे ढंग से, इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प मिलेगी और सर्विस डिलीवरी जो सिटीजन को मिलती है उसमें काफी फायदा होगा इस रिपोर्ट के थ्रू। मीडिया वाले इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को ज्ञान दिया जा सकता है इसके थ्रू, ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सकता है स्कूल के अंदर में, जैसे आप लोगों को मैं अभी पढ़ा रहा हूं यहाँ पर कि भाई साहब ऐसा होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर बात करें ब्यूरो जो यहाँ पर कलेक्ट करती है क्राइम स्टेटिक्स एंड द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो डेटा मंथली, ये भी यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का काम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने वर्ल्ड बैंक की बता दी यहाँ पर, उसी के साथ में एनसीआरबी के बारे में बता दिया। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछूंगा, इनका आंसर आप लोगों को देना है। ब्रासिला डिक्लेरेशन अडेप्ट किया गया था यहाँ पर सेकंड ग्लोबल हाईएस्ट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन ब्राजील। क्या सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है ये सेलिब्रेट किया था एवरी ईयर, हाईलाइट करने के लिए कि क्या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है फॉर रोड सेफ्टी के लिए। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दीजिए पढ़कर। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों की चीजें बताई है, देखता हूँ कितने अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोगों ने आर्टिकल सुना है। बोला जा रहा है ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। अभी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, ये तो आप लोग याद रखोगे, पर लेकिन कई बार भूल जाते हैं। ये एवरी ईयर नहीं पढ़ाया मैंने, एवरी 2 ईयर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला है, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आप लोगों का A1 हो गया, यानी कि आंसर आप लोगों का A हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड करके चलोगे तो कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर, बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया लास्ट 5 ईयर। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ जो रोड एक्सीडेंट है आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है, ठीक है। नंबर ऑफ जो डेथ है आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जो डेथ पर जो 100 सिटीज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बोली गई है। तो अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीजें अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आप लोगों से क्या पूछा है यहाँ पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट जो है वो कंटिन्यूअसली अगर बात करें डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बोला गया है। अगर बात करें नंबर ऑफ डेथ कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, तो अगर इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे गलत है, नंबर ऑफ डेथ जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सीडेंट तो डिक्रीज हो रहे हैं पर डेथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, पर डेथ पर द 100 एक्सीडेंट एज द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को सही देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही है, बाकी 1 और 2 यहाँ पर गलत है और गलती पूछा गया यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर राइटिंग के लिए भी आ जा सकता है कि इकोनॉमी के ऊपर में क्या इंपैक्ट डालता है यहाँ पर रोड एक्सीडेंट, तो उस तरीके से भी कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आर्टिकल को आप लोगों को कवर करना है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा, और फीडबैक जरूर दिया करो आर्टिकल सुनने के बाद में कि आप लोगों को पता चला, सही कुछ जानने को मिला, कुछ डाउट है उसके बारे में जरूर बताया करो, ठीक है। तो थम्स अप देकर या फिर थम्स डाउन देकर आप लोग बता सकते हैं। यह है नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों का, इंडिया और वियतनाम के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो यहाँ पर यह, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यूपीएससी के द्वारा वियतनाम के बारे में आप लोगों से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग बोलोगे वियतनाम के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले अलग से कि वियतनाम की कैसी इकोनॉमी बढ़ रही है, वहां पर कैसा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ओनली वियतनाम के ऊपर, तो ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला लगा लोगों को ये क्वेश्चन। पर लेकिन उसके पीछे रीजन था यार, रीजन क्या था अगर बात करेंगे वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में इसलिए भी रहा क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे वियतनाम के और चाइना के अच्छे रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो उसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में रहा। एक और यहाँ पर पूछा गया था 2015 में, यहाँ पर भी आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया जो कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो कौन कौन सी कंट्री उसके अंदर आती है, तो यहाँ पर भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। 2015 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, इसके बारे में याद रखते हैं कि एक तरीके से इंडिया जो है वो मेंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन नेशन और ईस्ट एशिया समिट, तो यहाँ पर भी आप लोगों को इसका भी पार्ट आप लोगों को वियतनाम देखने को मिलेगा। तो यानी कि वियतनाम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं, और वियतनाम के चाइना के साथ में जो रिलेशन है वो अच्छे भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए यहाँ से चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन और इसी के साथ में एक्ट ईस्ट इंडिया के बारे में पॉलिसी जो हमारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। आप लोग बोलोगे ऐसी कैसी एक तरीके से एक यहाँ पर एक मेहरबानी हो गई कि ये आर्टिकल आ गया न्यूज में। ये आर्टिकल इसलिए आया, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा, उससे पहले भी यहाँ पर आर्टिकल था और बार बार ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो आज इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं पूरा, ताकि आगे से आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। इंडिया और वियतनाम के द्वारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें इंडिया और वियतनाम के द्वारा बेसिकली डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड 2030 यहाँ पर साइन किया गया, जिससे मिलकर हम लोग काम करने वाले डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर में। यहाँ पर हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा विजिट किया गया यहाँ पर अभी रिसेंटली, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें सामने निकल कर आई। तो यहाँ पर नेशनल डिफेंस सेंटर जो फैन वैन जो ज्ञान है यहाँ पर ये हनोई के अंदर में ये सारी चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहले वियतनाम अगर आप लोग देखेंगे, ये एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है, यानी कि ये रीजन यहाँ पर कनेक्टेड है किसके साथ में, ओशन के साथ में। यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, 4 देश के नाम आप लोगों के द्वारा दिए गए थे यूपीएससी के द्वारा आपको, उसमें था वियतनाम सॉरी लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, और ये पूछा गया था इनमें कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई कंट्री कौन सी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये था कौन सा, ये था आप लोगों के सामने वियतनाम, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ, सॉरी वियतनाम बोल रहा हूँ, यहाँ पर लाओस, ठीक है। तो लाओस था यहाँ पर, ये एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में आप लोगों का पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से चीजों को तैयार करना है। मैप बेस्ड पूछ ले, चाहे किसी और फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों को उसको लेकर कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा विजिट किया गया यहाँ पर, और डिफेंस एग्रीमेंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रीजन यहाँ पर यह भी था कि इंडिया और वियतनाम जो है वो अभी 50 ईयर इस्टेब्लिशमेंट हो गए उनके डिप्लोमेटिक बायलैटरल रिलेशन को, उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर डिजिटल मीडिया और भी कई सारे रीजन में मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं काफी अच्छे लेवल पर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, ये है लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। आप लोगों से मैं पूछ लूं कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो थोड़ा सा पोज देकर एक बार आप लोग इसका आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर यहां पर देता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में। अगर बात करूं लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, तो यहां पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग समझिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए एक आपका दोस्त है, वो आज के डेट में पढ़ रहा है, उसके पास में पैसा नहीं है, पर आपका बड़ा जिगरी यार है, और आप लोगों के जो है अच्छे खासे, आप लोगों के एक तरीके से पैसे हैं, आप लोग जो है जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी जगह पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बोले कि यार मैं तुमको लाइन ऑफ क्रेडिट देता हूं। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा रहेगा इसमें, मान लीजिए आप लोग जो है इसमें 2 लाख रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दे देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को। इसका मतलब ये कि जब भी ये कस्टमर है, इसको पैसा चाहिएगा, तो ये इससे क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जितना पैसा ये निकालेगा 2 लाख में से इसने 5,000 निकाल लिया, तो 5,000 पर ही इसको बस अपना इंटरेस्ट पे करना है,
बाकी जो भी यहाँ पर इसने लिया है उसी पर इंटरेस्ट पे करना है, बाकी का वो पड़ा रहेगा, वो जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैंक अक्सर यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट दे देते हैं, बार बार बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़े, तुमको जितना चाहिए उतना निकाल लो और उसके बाद में फिर यहाँ पर उतने पर ही अपना इंटरेस्ट पे कर दो। ऐसा नहीं कि हर एक बार के लिए आप लोग बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का कई बार इस्तेमाल किया जाता है कई सारी कंट्रीज के लिए यहाँ पर इस तरीके से कि लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया जाता है, इसलिए ताकि आप लोग, जैसे यूएस से हमको लाइन ऑफ क्रेडिट दे दे और वो बोले लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किस लिए करना है, हमारे ही देश से आप लोगों को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए करना है, ठीक है। कई बार ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी यहां पर मिलकर काम करेंगे और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट भी साइन किया गया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर। देखिए हमारे साथ में जब वियतनाम काम करता है ना, इससे चाइना को बड़ी मिर्ची लगती है। चाइना जो है ये पर्टिकुलर जो साउथ एशियन रीजन है यहाँ पर अपना काफी बड़ा आसियान रीजन के अंदर में काफी बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। पर वियतनाम के हमारे साथ में रिलेशन काफी अच्छे हैं। वियतनाम के अंदर में जब सोसाइटी से पूछा जाता है लोगों से कि इंडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो हमारे लिए सबकी जो है भावनाएं पॉजिटिव निकल कर आती हैं। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंडिया जो है उसके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से कई सारे फायदे पहुंचाए जाते हैं अलग अलग देशों को, और यहाँ पर अगर बात करें कई सारे गिफ्ट भी हम लोग देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अभी यहाँ पर बात करें, इंडिया विल गिफ्ट 2 सिमुलेटर्स और इसी के साथ में मॉनेटरी ग्रांट भी दिया जाएगा। इसी के साथ में सेटेक करेंगे यहाँ पर जो एक तरीके से लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी लैब, तो ये एक तरीका सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन जब आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए दो कंट्री के रिलेशन के बारे में, तो 2-4 बातों के ऊपर नहीं रह सकते आप लोग, कई सारी बातें आप लोगों को बतानी चाहिए। वो क्या क्या है अब मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि हमारे कल्चर में रिलेशन है, जी हाँ, 2nd सेंचुरी बैंक में जाएंगे आप लोगों को रिलेशन देखने को मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी, एक तरीके से स्वामी विवेकानंद जो इंडियन कल्चर सेंटर स्टेब्लिश किया गया हनोई के अंदर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया स्ट्रांगली कंडेम करता है यूएसए के द्वारा जब यहां पर वियतनाम के ऊपर अटैक किया गया था वियतनाम वार के टाइम पर। क्यों? क्योंकि वियतनाम जो था वो कम्युनिस्ट बनना चाहता था, उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट था रसिया और चाइना का, और यहां पर यूएसए चाह रहा था उसको कैपिटलिस्ट बनाना, तो उसके चलते वियतनाम के अंदर में ये काफी लंबे समय तक वॉर लड़ा। यूएसए की हिस्ट्री में यूएसए का काला मुंह किया गया सबसे ज्यादा है, एक तरीके से यूएसए की बेइज्जती की गई दुनिया में सबसे ज्यादा, तो वो वियतनाम था जिसने यूएसए को घुटनों के बल चला दिया, यूएसए को रुला दिया। एक इतनी पावरफुल कंट्री और वहां पर रो रही है एक ऐसे देश के सामने, छोटा सा देश। क्यों? क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर इनके द्वारा किया गया उस टाइम पर, और ये ऐसा गोरिल्ला वॉरफेयर था कि यूएसए जो है उसने नाको चने चबाने पड़ गए, यूएसए को छोड़कर भागना पड़ गया, ठीक है। इवन यहां पर एक, जब मैं एक बार एक पर्टिकुलर नहीं हिंदी का वो एक आर्टिकल था वहां पर डिस्कशन चल रहा था, उसको मैं सुन रहा था, तो उसमें ये बोला गया कि ऐसी ऐसी बातें देखने को मिली कि मतलब एक तरीके से जब कटाक्ष कसते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो पेट में थे उन्होंने बोला हमें बाहर निकाल, हम देखेंगे यूएसए को, ठीक है। तो ऐसे भी कटाक्ष यहाँ पर देखने को मिले कि एक तरीके से कि यूएसए को छोटे से छोटा बच्चा भी जो उसको यूएसए को भगाने के लिए तैयार था, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। 1992 में इंडिया और वियतनाम के द्वारा कई सारे रिलेशन स्टैब्लिश किए गए ऑयल को एक्सप्लोर करने का। जब हम लोगों ने वियतनाम के साथ में ऑयल को एक्सप्लोर करने की बात की गई, तो ऑयल को एक्सप्लोर कहां पर करेंगे हम लोग? साउथ चाइना सी के अंदर जाकर करेंगे, वियतनाम वाले रीजन में। तो चाइना को मिर्ची लग गई कि इंडिया को यहां पर ये एंट्री कर रहा है हमारे आसपास वाले एरिया में, मतलब तुम हमारे सर पर आकर नाचो, तुम हर जगह आकर बैठ जाओ, मतलब तुम सही हो और हम कुछ करें तो हम गलत है, ठीक है। तो ये वाली बात है। इंडिया 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वियतनाम का, और इसी के साथ में वियतनाम जो है 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का आसियान कंट्री के अंदर में। आसियान में टोटल पता है कितने देश हैं? 10 देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वियतनाम कब उसका पार्ट बना है, फिर फाउंडिंग मेंबर है, ये आप लोगों को बताना है कि बाद में पार्ट बना है फिर फाउंडिंग मेंबर है। आंसर दिया करो यार, काफी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। वियतनाम जो है वो 8th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन एक्सपोर्ट का। हमारी कंट्री से जो भी सामान हम लोग बेचते हैं ना, 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा वियतनाम के अंदर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा। वियतनाम जो है 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडिया आफ्टर सिंगापुर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा आसियान के अंदर में। पहले नंबर पर सिंगापुर और दूसरे नंबर पर वियतनाम, ठीक है। वियतनाम 2nd लार्जेस्ट, ठीक है। इसी के साथ में बायलैटरल ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया और वियतनाम 11.12 बिलियन 2020 में 21 में, जो कि डिक्लाइन हो गई हालांकि कोविड-19 की वजह से 22.47%, पर आगे आने वाले टाइम में उसको और बढ़ाया जाएगा। इसी के चलते हम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बातें कर रहे हैं। वियतनाम हमारे साथ में काम करके एक तरीके से काफी अच्छे से मिलकर काम करना पसंद करता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर में, तो अभी फिलहाल के टाइम पर आकाश जो कि सरफेस टू एयर सिस्टम है हमारा, ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर, इसी के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल लेने का इच्छुक वियतनाम यहाँ पर पाया गया है। अभी फिलीपीन को हम लोगों ने, जो फिलीपींस है उसको हम लोगों ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेची, वो आप लोगों को बताए। पैसेज जो पासेक्स जो एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज वियतनाम के साथ, वियतनाम के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया। और बाकी जब कोऑपरेशन करने की बात आती है तो ईस्ट एशिया समिट, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन और एशिया यूरोप मीटिंग में वियतनाम आप लोगों को देखने को मिलेगा।
ये जो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं। तो इसके अंदर इंडिया है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और वियतनाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेकोंग गंगा रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया और इंडिया की गंगा के नाम पर लेकिन चाइना से निकल कर आती है, चाइना इसका पार्ट नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईस्ट एशिया समिट में अगर बात करें तो ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली रसिया और आप लोगों को यूएसए भी नजर आएगा। देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर ये आर्टिकल सुना है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को यहाँ पर देने हैं। बोला गया कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया मेंबर है, ठीक है। इसी के साथ में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंडिया मेंबर है और ईस्ट एशिया समिट का इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो आंसर इसका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया? करेक्ट पूछा गया, तो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। सर आप लोगों को यहाँ पर इसका बी देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया जो मेंबर है वो यहाँ पर ओनली किसका है? ये 3 का मेंबर है, यानी कि ईस्ट एशिया समिट का, ठीक है। इनका मेंबर आप लोगों को इंडिया देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर पूछा गया मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में, तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में डिटेल में बताया। तो बांग्लादेश जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि नोट पार्टिसिपेट, कौन कौन इसके अंदर नहीं है? तो बांग्लादेश नहीं है, एक तो आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर, ठीक है। तो बांग्लादेश का पार्ट नहीं है। और अभी आप लोगों को मैंने कौन सा बताया? इसी के साथ में चाइना मैंने बताया, ठीक है। तो कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड है और वियतनाम भी इसका पार्ट है, अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया। तो यूपीएससी यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके हैं और ये पूरा क्वेश्चन जो था अभी 2022 में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वियतनाम के ऊपर ठेंगरा फोड़ा गया इसका, यानी कि एक क्वेश्चन पूरा वियतनाम के ऊपर यूपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूजन आप लोगों को उसको लेकर नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसकी तीसरी स्टेटमेंट सही थे, यहाँ पर 1, 3, 4 सही है। तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, वियतनाम के अंदर में सिंगल पार्टी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी इसके बारे में सारे आंसर जो है मैंने डिटेल में यहाँ पर इसके स्लाइड के अंदर दे दिए। पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा तसल्ली में इसको, क्योंकि 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है आगे क्वेश्चन ना बने। आगे हो सकता है किसी और कंट्री के बारे में पूछ ले, फिलीपीन के बारे में आप लोगों से पूछ ले, इंडिया के, साउथ कोरिया, जापान के बारे में पूछ ले, या रसिया या यूएसए के बारे में पूछ ले। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि आप लोगों के माइंड में उस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी आए, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है और फीडबैक जरूर दिया करो यार। यहाँ पर ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको आप लोग जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो फिर लगता है यार ये कहाँ से हो गया, ये तो कुछ नया आ गया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं था। तो ऐसी फीलिंग आप लोगों को नहीं आनी चाहिए कि ये कुछ नया आ गया और कहाँ से आ गया। आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए और आप लोगों को इस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को रहे तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। और वो कब होगा? जब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में आएगी, ठीक है। तो वही है कि टॉपिक को इतना समझो कि आप लोग उसको ढंग से समझ सको और एग्जाम में उसके बारे में बता भी सको। इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं होना है कि पता चला आप लोग एक तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं कि यार ये क्या, उस तरीके से नहीं। इंसान जो है अलग ही लेवल पे जाकर काम करने लगता है। तो थोड़ा सा समझकर चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। करने वाला हूं नेक्स्ट आर्टिकल में इन्फ्लेशन को अगर हिंदी में आप लोग बोले तो महंगाई बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन को किस तरीके से आप लोग नाप सकते हैं? अगर नापने की बात करूं, अगर आप लोग का पैसा जो है वो पैसा जितना ऑलरेडी है, पहले जितना पैसा हुआ करता था, मतलब आज के डेट में आप लोग के पास में मान लीजिए 10 रुपए है, ठीक है। और कोई आप लोग का जो चाय आप लोग खरीदने हैं, चाय का कप, तो पहला 10 रुपए में एक चाय आप लोग पी लेते थे, पर लेकिन फिलहाल चाय की जो वैल्यू है वो 15 रुपए हो गई है एक कप की, पर लेकिन आपके पास में 10 रुपए है। इसका मतलब यह कि आप लोग के पैसे की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। अब इसी 10 रुपए में आप लोग एक चाय का कप नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 15 हो गई है। तो इसका मतलब यह कि इन्फ्लेशन आ गया यहाँ पर, बेसिकली जो चाय की वैल्यू बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन आ गया है। अब ये जो इन्फ्लेशन आता है, जिसको मैंने इन्फ्लेशन बोला, ये यहाँ पर किस रीजन की वजह से आता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीजन क्या है इन्फ्लेशन के। बेसिकली तो इसके पीछे कई सारे रीजन नॉर्मली दिए जाते हैं, पर इंपॉर्टेंट रीजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मार्केट में चाय पीने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो इसका मतलब यह कि चाय की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। अब यहां पर वही चाय जो 10 की आगे करती थी वो 15 की होने लगी है, 5 रुपए महंगी यहां पर हो गई है। दूसरा होता है कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन, यानी कि चाय को बनाने वाली जो चाय की पत्ती होती है और जो दूध होता है उसका प्राइस यहां पर बढ़ गया है, इसलिए चाय का प्राइस यहां पर बढ़ गया है। तो कॉस्ट की वजह से, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल जो यूज किया जा रहा है उनका प्राइस अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से, कॉस्ट की वजह से उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये इसलिए बढ़ गया। आप लोगों के पास में पैसे ज्यादा आ चुके हैं, आज के डेट में सैलरी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। आप लोगों ने बोला कि पहले तो हम लोग नॉर्मल चाय पी लेते थे, अब बोला कि भैया दूध की बनाना, वही पत्ती लगाकर, ठीक है, वही वाली चाय पीनी है बस। तो दूध की लगाना पत्ती लगाकर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास में पैसे बढ़ गए, तो अब आप लोग अच्छी चाय पी सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वजह से भी जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो भी यहां पर इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में निकालते हैं। कोई टीवी खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, तो इसका मतलब उन प्रोडक्ट की मार्केट
मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यानी कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतनी ही जितनी पहले थी, तो इसका मतलब ये कि अब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये यहां पर बेसिकली आप लोगों को कोज रहेंगे महंगाई को बढ़ाने के। तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैं आप लोगों से करने वाला हूं बेसिक, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ता किसकी वजह से है, तो वो बता दिया किन किन 3 रीजन की वजह से, पर लेकिन ये इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इसको काउंट कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं, इन्फ्लेशन को नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो पहले को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको WPI बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको CPI आप लोग बोलते हैं। ये यहां पर चेक करते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करने का तरीका। और अगर बहुत ही डिटेल में आप लोगों को देखना है तो बड़ी ही एक प्यारी सी वीडियो बना चुकी है, यहां पर लाखों लोग इस वीडियो का फायदा उठा चुके हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। WPI और CPI में डिफरेंस क्या होता है, टोटल डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया मैंने पिक्चर के साथ साथ में, ठीक है। तो ये एक वीडियो आप लोगों को मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, जिस किसी ने नहीं देखी है, जिस किसी ने देखी है तो वो टाइम वेस्ट मत करना, जिस किसी ने नहीं देखी है वो जाकर देख लेना, सर्च कर लेना WPI एंड CPI बाय वीर, तो ये वीडियो खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। WPI जो है बेसिकली यहां पर अगर बात करें, ये मेजर करता है क्या क्या चेंज हो रहा है प्राइस में, गुड्स जो भी सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली बात करता है यहां पर जो पर्टिकुलर बेचने वाला है उसके पॉइंट पर यहां पर देखता है कि क्या महंगाई है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर जो अगले वाला है, यहां पर ये क्या करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर पर चेक करता है कि कंज्यूमर को किस लेवल पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके बारे में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो बेसिकली यहां पर पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो रिलीज किया जाता है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO के द्वारा यहां पर रिलीज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखना। अगर बात करूंगा NSO के बारे में, थोड़ी सी आप लोग कंफ्यूज मत होना, उसको भी समझाऊंगा। मोस्ट वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर था अब तक इंडिया के अंदर में, पर लेकिन फिलहाल अभी चेंज कर दी गई है कई सारी चीजें। मेजर क्रिटिसिज्म इसका ये होता है क्योंकि यहां पर जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं, ये होलसेल पर काउंट करता है, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पर नहीं, ये होलसेल कितना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसके ऊपर काम करता है। यानी कि जैसा मैंने आप लोगों को इस पिक्चर में बताया, यहां पर WPI किसके बीच में होगा, कोई कंपनी है और उसके चलते होलसेल दुकान वाले लेकर आ रहे हैं, तो उसके बीच में कितनी महंगाई हो रही है। जबकि WPI क्या करता है कि यहां से जब आप लोग चलेंगे आगे, इन दुकान पर प्रोडक्ट आ गया, फिर कस्टमर को कितना महंगा हो रहा है, तो ये कंज्यूमर बेस पर चेक कर रहा है WPI। तो इसलिए WPI को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स के कंपेयर में। तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। पहले जो बेस ईयर था इसका चेक करने का 2004-05 था, फिर इसका 2011-12 कर दिया, और अब यहां 2011-12 कर दिया 2017 में। तो फिलहाल बेस जो आप लोगों को इसका यहां पर ये देखने को मिलेगा, जिसके बेस पर ये इंडेक्स चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, कि इसके बारे में बताइए। ये चीजें आर्टिकल में मत ढूंढना, आर्टिकल में नहीं मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूं, ये बेसिक इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है अब आप लोग की, ठीक है। ये बैंकिंग सिस्टम में आप लोग क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए कहता हूं करंट अफेयर नहीं है भाई साहब लेक्चर, जो करंट अफेयर बोल बोलकर चिल्लाते रहते हैं सर 2 घंटे करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर है क्या ये करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है। तो इसलिए रिविजन भी आप लोग को हो जाता है, तो अच्छे से लेक्चर को एंजॉय किया करो एंड तक। अब बात कर लेता हूं यहां पर बेसिकली CPI के बारे में, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक करता है फूड, मेडिकल, केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कंज्यूमर लेवल यानी कि जो आप लोग खरीद कर लेकर आता है ना, तो आप लोगों को कितना महंगा पड़ रहा है इसके बेस पर चेक करते हैं। तो इसको जो डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन और कंबाइन। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो 3 है यहां पर, वो तो लेबर मिनिस्ट्री के बेसिकली रहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 3 है यहां पर कंपाइल किया जाता है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, यहां पर आप लोग को देखने को मिला लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जो 4th है यहां पर, ठीक है, जो कि यहां पर कंबाइन के बारे में बात करते हैं, ये NSO के द्वारा यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब आप लोग बताइए कहां से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो अगर इस लेवल पर आकर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप लोग हर एक एग्जाम को आप लोगों ने वो नहीं कहते कि धोबी पछाड़ मारते हुए नजर आएंगे, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब बेस ईयर यहां पर कर दिया इसका 2012, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही चेक करती है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स चेक नहीं करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा काउंट किया जाता है 2014 से। इसके चलते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप लोग ये देखिए, जो यहां पर 3 पॉइंट जो है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहां पर जो आप लोग एक पेपर है EPFO वाले, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछ जाएगा, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पेपर आ रहा है आगे, उसके अंदर क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं NSO। तो अलग से है यहां पर, ये अलग से पॉइंट आप लोग काउंट कर लेना इसको। NSO जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बेसिकली राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको बोलते हैं।
ये हमारी कंट्री में जब स्टार्टिंग में बनाया गया, इसका नाम CSI था। मैंने नैनो मैगजीन में हालांकि पढ़ा दिया, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सेकंड में 1951 में बनाया गया, आगे चलकर इसका नाम चेंज करके CSO कर दिया, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1954 में। तीसरी बार इसका नाम चेंज करके ये CSO तो CSO ही रहा, पर लेकिन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटाकर। फिर अब आगे चलकर क्या किया गया, अब यहां पर रिसेंटली जो किया गया 2019 में, ये इंपोर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखिएगा। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और जो CSO, इनको दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है, जिसको NSO बोलते हैं। तो ये यहां पर प्रस्तुत करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फोर्थ पोर्शन है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो रूरल और अर्बन वाले एरिया में होता है। कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो बताना बैठा किस लिए यहां पर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को जो सांख्यिकी एंड कार्यान्वयन जो मंत्रालय भी आप लोग बोलते हैं, इसको बेसिकली एग्जिस्टेंस में कब आया, ये आया था 1999 यानी कि 1999 में। इसको कब कैसे बनाया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को मर्ज कर ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री आई, जिसके अंडर में NSO आप लोग को देखने को मिलता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए पेपर में, ठीक है। तो ये बातें मैंने आप लोगों को सारी बता दी। अब राइटर से पूछ लेते हैं, राइटर क्या बोलते हैं। राइटर यहां पर ये बोलते हैं कि यार होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10 हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 6 हो गया। तो आज की डेट में ये सारी जो चीजें बढ़ रही है लास्ट 4 मंथ में, तो इनको कैसे काउंट किया जाए, जबकि RBI को तो यहां पर एक टारगेट दे रखा है कि 4 ± 2, आप लोगों को उसके ज्यादा जाना ही नहीं है। 4 ± 2 यानी कि जो इन्फ्लेशन हो सकता है, महंगाई हो सकती है, वो 4 ± 2 यानी कि 4 के यानी कि 2 के और 6 के बीच में, यानी कि 2 के और 6 के बीच में महंगाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो RBI क्या कर रहा है उसके बारे में बात करें तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है यहाँ पर। तो इसके चलते टाइम अगर देखिए आप लोग यहाँ पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास में जॉब भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में गरीबी भी बढ़ रही है, और उस टाइम पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस टाइम पर महंगाई बढ़ रही है कि 10 रुपए का चाय का कप जो है 15 में मिल रहा है, लोगों के पास में सैलरी नहीं है, लोगों के पास में जॉब नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन जो है काफी इंपैक्ट डाल रहा है। पर लेकिन क्या ये रियल इन्फ्लेशन है, अगर इसको हम लोग देखकर चलें तो राइटर ये बोल रहे हैं रियल इन्फ्लेशन नहीं है। ये बेसिकली पहले आप लोगों ने देखा लॉकडाउन लग गया तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि डिमांड तो उतनी रही मार्केट में, पर लेकिन सप्लाई कट डाउन हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, अनलॉक हुआ जैसे चीजें, फिर चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई। तो अगर आप लोग कंपेयर करने लगेंगे 2021 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, 2020 में यहां पर अप्रैल से जुलाई तक का, तो इसका मतलब बनता नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ और कंडीशन थी, आज के डेट में कुछ और कंडीशन है, तो दोनों को बेसिकली चेक करने का कोई मतलब नहीं है इस तरीके से। तो ऑफिशियल इन्फ्लेशन फिगर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर, जब निकल कर आती है तो वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रही है फिलहाल टाइम पर, लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते। तो इसलिए आप लोग इनको बेसिकली आपस में मर्ज कर मत चलिए, इनको आप लोग अलग अलग तरीके से ही देखिएगा, ये बात यहां पर बोली गई है इसके द्वारा। तो यहां पर अगर बात करूं छोटी सी आप लोगों से, जब हमारी कंट्री में महंगाई हो जाती है ना, तो अकेला RBI के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, यहां पर RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर काम करते हैं। इसीलिए RBI की जो पॉलिसी होती है, याद रखना RBI जो पॉलिसी बनाता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी बोलते हैं हम लोग, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन गई यहां से, ठीक है। पर लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है उनको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है, जैसे टैक्स वगैरह चेंज कर दिया, इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ा दी, वो कर दिया, स्पेंडिंग कहां खर्च करना है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सारी फिस्कल पॉलिसी की कैटेगरी में आती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, RBI का रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्रेडिट रेशो बढ़ गया, तो इनको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जब दोनों को मिला देते हैं हम लोग आपस में, इसको बोलते हैं हम लोग गोल। इन गोल में क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए देश की, भाई इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए भैया, सोशल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो फिर यहां से निकल कर आता है 2016 में 17 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, 18 में भी हो सकता है, एग्जैक्टली डेट याद नहीं यूपीएससी की। उसने पूछा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चेयर कौन करता है, जो ये बताती है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है 4 ± 2 के बीच में होना चाहिए। तो चेयर करते हैं इसको हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वहां पे पॉइंट में दिया गया था कि उसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इसको चेयर करते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं। 3 तो RBI से आते हैं और 3 आते हैं यहां पर किससे, वो आते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो 3 RBI 3 गवर्नमेंट, 6 मेंबर होंगे। तो इनके द्वारा डिसीजन यहां पर लिया जाएगा। अगर कोई मीटिंग लेनी है तो कोरम 4 का, यानी कि 4 मेंबर होंगे तो ही मीटिंग चलेगी, वरना मीटिंग आगे नहीं चलेगी। और RBI तभी वोट करेगा यहां पर गवर्नर, अगर टाई हो जाता है, टाई नहीं होगा तो वो वोट नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया, क्यों वोट नहीं करेगा आप लोग समझिए। जैसे कि टोटल मिलाकर 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर में से RBI वोट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 मेंबर यहां पर अब वोट करेंगे। अब 5 में से कहीं पर भी हो सकता है एक साइड में रहे, बाकी के 4 एक साइड में आ जाए, 2 एक साइड में रहे, बाकी के 3 एक साइड में आ जाए, तो मेजोरिटी का डिसीजन लिया जा सकता है। पर लेकिन सोचिए 4 ही मेंबर है, एक मेंबर एब्सेंट है, तो यहां पर 2 बोले ये होगा काम, 2 बोले ये काम नहीं होगा, तो टाई हो गया। तो अब RBI का गवर्नर जो है वो यहां पर बेसिकली वोट डालेगा। तो ऐसे यहां पर टाई हो जाती है तो वो वोट डालेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी RBI के बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो कुछ बातें याद रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में फॉर्म किया गया था 1935 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों से यहां पर।
उस टाइम पर जब हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बनाया गया उस टाइम पर 1935 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के थ्रू बनाया गया था यहाँ पर ये अंग्रेजों के द्वारा। तो याद रखना उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो लॉर्ड विलिंगटन, जो बेसिकली हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो कि 1931 से लेकर यहाँ पर 1936 तक वो हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल रहे। उस टाइम पर इनको वाइसराय बोला जाता था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी टाइम पर आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि यहाँ पर कहां पर हुआ करती थी, लंदन में हुआ करती थी। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, याद रखेगा 3 में से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अकेली इकलौती कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इसके अलावा उनके द्वारा किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो भी यहां पर 1936 में इसी गवर्नर जनरल के टाइम पर यहां पर बेसिकली क्रिएट की गई थी, जो यहां पर रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा अनाउंस किया गया था कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट में जाकर इसका सॉल्यूशन निकाला गया था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसका फिर सॉल्यूशन निकाला गया। 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया था, यानी कि देश को और ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश यहां पर की गई थी। तो लॉर्ड जो विलिंगटन है वो इस टाइम पर हमारी कंट्री के बेसिकली वाइसराय हुआ करते थे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अगर आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया गया 1949 में। फर्स्ट जो हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो कोलकाता में था। फिर कोलकाता से आगे लेकर इसको कहां पर आ गए, मुंबई में। यानी कि 35 से 2 साल में समझ में आ गया कोलकाता में काम नहीं चलेगा, मुंबई लेकर चलते हैं। तो 2 साल के अंदर ही मुंबई पहुंच गए इसको लेकर। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे यहां पर आरबीआई के, वो थे यहां पर सर ओसबोर्न स्मिथ। तो ये थे यहां पर पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को आरबीआई के बारे में बता दी। तो क्या क्या आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर इन्फ्लेशन देख लिया, यहाँ पर सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में बता दिया, जो यहाँ पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता दिया, आरबीआई के बारे में बता दिया। बाकी और डिटेल में अगर आप लोगों को समझना है सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में, जो कि काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, उसको जाकर देख लेना, आर्टिकल के अंदर मजा आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मैंने बेसिकली वीडियो खोलकर देखी थी मैंने कि क्या क्या डिस्कस किया है, तो ये कुछ मैंने डाल दिए यहाँ पर पीपीटी के अंदर पर, लेकिन रियलिटी में आप लोगों को वीडियो को देखेगा तो सुनने में भी मजा आएगा और टॉपिक कवर हो जाएगा। बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के अंदर कहीं पर भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। आज के डिस्कशन में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर फ्रंट पेज पर यहाँ पर दे रखा है जुबीर के बारे में, जो कि ओल्ट न्यूज के फाउंडर भी थे, उनको बेल दे दी गई है। अभी देखना इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल लिखेंगे, उसके चलते आप लोगों को पहले भी यहाँ पर कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और दोनों चीजें आप लोगों को आर्टिकल 19 के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि पार्ट 3 में आता है संविधान के अंदर। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो आप लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं, उसमें आर्टिकल 19 में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर इनको बेल दे दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये भी फ्री बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो ये पूरा इशू चल रहा था यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा देखने को मिला। आगे देखते हैं, अभी जो भी इशू बनेगा फिर से देख लेंगे, ठीक है। श्रीलंका के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट चुनकर आ गए वो है रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बन गए, पर लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही थी। के बारे में कुछ भी आप लोग देखना चाहते हैं तो एसएलवी पीडीएफ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। श्रीलंका के बारे में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि श्रीलंका के बारे में यहाँ पर कि क्या क्या क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिला, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं पूरा डिटेल में, कौन कौन क्या क्या थे यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये सारे नोट्स इसीलिए प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि कल को बार बार आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, और कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग यहाँ पर आसानी से उसको आप लोग एंजॉय कर सके, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आप लोग जाकर देख लेना, बहुत सारी चीजें मैंने प्रोवाइड वहां पर आप लोगों के लिए करा दी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे जो यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है ये काफी अच्छी लगी पर्सनली मुझे, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि हर घर तिरंगा की बात की जा रही है, कब, यहाँ पर जब हम लोग अपना 75वां आजादी का सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे, एक देशभक्ति की भावनाएं ये लाने की बात की जा रही है। हालांकि ये बात जो है दिल्ली के एलजी के द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा रही है। क्या पूरे देश में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आप लोग ही क्या रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है यार, 75वीं सालगिरह यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन उसी के साथ में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं जो हम लोग यहाँ पर खत्म करनी है देश के अंदर में, जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया है, रेप जो है एक लड़की का हुआ था, उसका जो पेट में बच्चा हुआ था, प्रेगनेंसी हो गई थी, तो 26 वीक की प्रेगनेंसी हो गई थी, उसको टर्मिनेट करने की बात की जा रही है। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में कानून है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन हुई हो, यहाँ पर ठीक है, कोई बच्चे में विकृति देखने को मिल रही हो, या फिर यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है रेप के द्वारा यहाँ पर इस तरह की प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो गई हो, तो ये एक महिला के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसका राइट है, उसकी बॉडी है, उसका अधिकार है कि उसको कैसे लेकर चलना है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, ये ऐसी चीजें होती हैं यार, देखो एक ऐसा नहीं होता 2 पल की जिंदगी है, बहुत लंबी चीजें होती हैं। तो एक ऐसा बच्चा पेट में रखना जो कि एक रेप की वजह से उसके पेट में आया, तो
तो वो अपने आप में एक तरीके से एक नहीं बड़ी ही नेगेटिव सी फीलिंग आती है। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उसमें सनी देओल रहता है और दूसरी साइड में शायद सुनील शेट्टी रहता है आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सनी देओल होता है वो एक ऐसे बाप से होता है जो कि रेप किया होता है उसका महिला का। ठीक है, तो वो पूरी मूवी में उससे चिढ़ती है। आप लोगों को मूवी याद, मतलब मुझे मूवी का नाम याद नहीं, कल वाली मूवी थी चक्रव्यूह, जिसका नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, वो मूवी का नाम याद नहीं है शायद, आई थिंक मतलब कुछ नाम होगा। तो उसमें दिखाया गया कि वो फीलिंग मुझे एकदम आ गई कि यहाँ पर कैसी फील करती होगी अगर कोई माँ बनती है और ऐसे बच्चे को पेट में रखती है। ठीक है, तो वही बातें हैं। बाकी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार, इसके ऊपर मैंने 2 दिन पहले अभी आप लोगों को डिटेल में वीडियो बनाई थी, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं। किसी भी होटल वगैरह में अगर आप लोग खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आप लोगों को सर्विस चार्ज जो है वो पे करना चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट स्टे बैन ऑन द लीव ऑफ सर्विस चार्ज। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कई सारी बातें निकल कर आती है। कोर्ट जो है वो हियर कर रहा था, होटल ओनर की जो यहाँ पर पुलिस के पास में गई, तो पूरा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता है कि सर्विस चार्ज लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो कई बार ये ऐसी चीज देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आगे चलते हैं। आप लोगों को पता है अगर फिलहाल के डेट में बात करें, कई सारे और भी इशू यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें अभी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर इशू आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो दोनों अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन आने वाले टाइम में अगर सोल्यूशन निकल जाए, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी बाउंड्री टच करता है, तो इसलिए यहाँ पर शांति रहना काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये चीजें हैं। तो देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में अगर आएगा तो डिस्कस करूंगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर यह कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री इशू को सोल्व किया गया था कौन से संविधान का संशोधन करके हम लोगों ने जब एक दूसरे को लैंड ट्रांसफर की थी, तो वो आप लोगों को बताना है। ये सारी वो चीजें जो पढ़ा चुका हूं, टेंशन मत लेना। ये ऐसी चीजें नहीं कि एक बार खत्म हो जाती हैं, ये बार बार रिपीट होती रहती हैं। अगर रेगुलरली सुनते रहोगे तो फिर कभी ना कभी टाइम मिलेगा, फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा इनको। अच्छे से आप लोग एंजॉय करते रहिए। ठीक है, ये सुडोकू जो कि आप लोगों को फिल करना है, इसको अच्छे से आप लोग फिल करिए, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल को सुना है। ठीक है, आज का डिस्कशन आप लोगों ने सुना है, शानदार तरीके से आंसर यहाँ पर दिए गए हैं पूजा के द्वारा, जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप लोग देखिए इसको अच्छे से। 5 नए वोकैबुलरी के शब्द आप लोगों के सामने हैं यहाँ पर, जिसको आप लोगों को फॉर्म करना है और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। विफ्टली का मतलब होता है चतुराई से, एक तरीके से क्विकली काम को करना। ठीक है, एंडोरिंग मतलब टिकाऊ, लंबे समय तक, यानी एक तरीके से जैसे आप लोग देखते हैं कि SLV फैमिली जो है वो टिकाऊ है, लंबे समय से चली हुई आ रही है। ठीक है, रिफ्रेनिंग यानी फ्रेज करना, किसी चीज को रोकना, उसको ठीक मतलब एक तरीके से ना ये नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, स्टॉप करना। ठीक है, फोरफ्रंट आगे बढ़ना, लीड करना चीजों में, जैसे आप लोग कई बार अच्छे से जोश में आते हैं कि हाँ यार ये काम तो करना ही है। ठीक है, कंडेम यानी कि निंदा करना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अरे यार अब वो लगाना भूल गया आज मैं, सॉरी, कल डिस्कस कर लेंगे, चलिए कोई नहीं। ठीक है, वो लगा था लास्ट में दिल्ली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आज वो लगाई थी मतलब सेव नहीं हुई, बोला नहीं हूँ, सेव नहीं हुई एक्चुअली, सॉरी यार, कोई नहीं, उसको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज आप लोग इनको अटेम्प्ट करिए अच्छे से। और कैसा आज का डिस्कशन जरूर बताना, बहुत सारा आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ पर हो गया, क्योंकि कई सारे आर्टिकल यहाँ पर ऐसे थे, और जो भी आर्टिकल आगे भी आते रहेंगे, टेंशन मत लेना, बहुत सारी चीजें कवर होती रहेगी रेगुलरली, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर एंजॉय करोगे तो। बाकी PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाती है सारी चीजें आप लोगों को। और आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।